हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो है ऑल इंडिया बार काउंसलिंग एग्ज़ाम 2024 के लिए। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है। किससे संबंधित है? नंबर क्या? दत्तक अभिभावक को अपनी संपत्ति के निपटान के अधिकार से। नंबर 2, गोद लेने के प्रभाव से। नंबर 3, दत्तक संबंधी दस्तावेजों के रूप में अनुमान। नंबर 4, गोद लेने को रद्द करना। इसका सही आंसर है ख, गोद लेने के प्रभाव से। गोद लेने के प्रभाव से। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम धारा 12 गोद लेने के प्रभाव के विषय में प्रभाव डालती है। गोद लेने के विषय में प्रावधान करती है। इसी धारा 12 के अंतर्गत हिंदू धर्म में गोद लेने के लिए जो भी आवश्यक नियम कानून है उन्हें दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका के रूप में विचारणीय नहीं होंगे? पारिवारिक पेंशन, दंगा पीड़ितों की याचिका, अपेक्षित बच्चे, मकानदार और किराएदार के मामले। मकानदार और किराएदार के मामले। इसका सही आंसर है घ, मकानदार तथा किराएदार के मामले। मकानदार किराएदार के मामले से संबंधित केस जनहित याचिका के रूप में विचारणीय नहीं हो सकता। जनहित याचिका का अर्थ है जनहित की सुरक्षा के लिए न्यायालय में वाद दायर करना, जैसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क दुर्घटना आदि। कोई भी मामला जिसमें बड़े पैमाने पर जनता का हित छुपा हुआ हो, जनता का हित छुपा हुआ, वहाँ न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके उस जो समस्या है उसके निवारण का प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं? न्यायमूर्ति A.N. राय, न्यायमूर्ति Y.V. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति R.S. पाठक, न्यायमूर्ति P.N. भगवती। तीसरे का आंसर है घ, न्यायमूर्ति P.N. भगवती। न्यायमूर्ति P.N. भगवती। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का अर्थात उद्देश्य नहीं है? ये पूछा है, उद्देश्य नहीं है। नंबर 1, विधि के नियम की पुष्टि करना, न्याय के प्रभावी पहुंच की सुविधा, मौलिक अधिकारों की सार्थक प्राप्ति, ख्याति प्राप्त करना तथा और संपत्ति बनाना। प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। इसका सही आंसर है ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। न्यायाधीश स्थानांतरण के मामले में न्यायाधीश ने कहा कि लोकहितवाद का उद्देश्य लोकहित का संरक्षण अर्थात समाज के किसी भी वर्ग के मूल अधिकारों या अन्य अधिकारों का संरक्षण करना है जो अपनी निर्धनता या अन्य सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में के समक्ष उपस्थित होते हैं। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में एक मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया है। क्या? त्वरित न्याय का अधिकार, स्वैच्छिक वातावरण का अधिकार, निःशुल्क कानून सहायता का अधिकार या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, या इसमें से कोई नहीं। देखिए इसके जो आंसर हैं, 2 आंसर हैं। एक तो इसका कै और गे। जो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य AIR 1979 SC 1360 में वाद में यह निर्णय हुआ कि
शीघ्रतर परीक्षण और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का एक आवश्यक तत्व है। ठीक है भाई, तो इसके लिए दोनों हैं, इसमें कै और गे दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है? परमादेश याचिका, अधिकार पुच्छ याचिका, उत्प्रेषण याचिका, प्रतिषेध याचिका। ठीक है भाई, इसका सही आंसर है गे, अधिकार पुच्छ याचिका, अधिकार पुच्छ याचिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीडस बनाम बाल्डविन का केस संबंधित है ऑपरेशन से, राज्य दायित्व से, प्राकृतिक न्याय से, प्रत्यायोजित विधान से। किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है खे, का सही आंसर है खे, प्राकृतिक न्याय से। रीडर बनाम बॉल्डविन का वाद यूनाइटेड किंगडम के श्रम कानून का मामला था। हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा सुना गया था और यह एक ऐतिहासिक मामला है जिसमें न्यायाधीशों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को प्रशासनिक निर्णय लेने के दायरे में विस्तारित किया था। अगला चल ले। ओडी अल्ट्रम पैटर्न का अर्थ क्या है? व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक निर्णय प्राधिकरण को आदेश अवश्य देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने अभियोग में न्यायाधीश नहीं हो सकता। किसी को भी न्यायालय से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर है कै, सही आंसर है कै। व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी दो व्यक्ति हैं उनमें दोनों को सुनना चाहिए, एक को नहीं, जिससे कि न्याय का किया जा सके। अपने नियम बनाने के शक्ति का प्रयोग करते हुए खालिस्तान के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1951, अधिवक्ता अधिनियम 1954, अधिवक्ता अधिनियम 1961, अधिवक्ता अधिनियम 1964। इसका सही आंसर है गे, अधिवक्ता अधिनियम 1961। अपने नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत नियम बने हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का अधिकार नहीं है? नंबर 1 मानसिक विकार, नंबर 2 संक्रामक रूप से यौन रोग, असाध्य विचित, 3 महीने से कम समय से अलग अलग। इसका सही आंसर है क्या? 3 महीने से कम समय से अलग अलग। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत पति और पत्नी दोनों के जो आधार दिया गया है तलाक का, वो है जैसे जारता, क्रूरता, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकृति, कोढ़, यौन रोग, सांसारिक परित्याग, 7 वर्ष से लापता होना, न्यायिक पृथक, दायित्व अधिकारों की, दाम्पत्य अधिकारों की पूर्ति ना करना इत्यादि। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? विशेष विवाह अधिनियम 1954, ईसाई विवाह अधिनियम 1972, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, विशेष विवाह अधिनियम 1872। इसका सही आंसर है गे, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशंसात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यथित हो तो आदेश संप्रेषण करने की तिथि के खालिस्तान दिनों तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील कर सकता है। कितने दिनों के अंदर? इसका आंसर है 60 दिनों के अंदर, 60 दिनों के भीतर। अधिवक्ता निम्न शिक्षक की धारा 37 के अनुसार राज्य परिषद के अनुशासन समिति की धारा 35 के अधीन किए गए आदेश व अन्य महाधिवक्ता के आदेश के व्यतीत होकर कोई व्यक्ति आदेश की सूचना की तारीख के 60 दिन के भीतर भारतीय विधि परिषद में अपील कर सकता है, उसके खिलाफ पक्ष या विपक्ष दोनों में। ABC प्राइवेट कंपनी स्वयं की सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन करना चाहती है। ऐसे सगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्गत नियम में परिवर्तन करके और खालिस्तान पारित करके किया जा सकता है। क्या? साधारण प्रस्ताव, बोर्ड प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव है, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बोर्ड प्रस्ताव। बोर्ड प्रस्ताव। यदि कोई प्राइवेट कंपनी स्वयं की सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन करना चाहती है तो वह अपने बोर्ड की बैठक में इस निर्णय को ले सकती है। नौगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है श्रम विधि से, बैंकिंग विधि से, कंपनी विधि से और सेवा विधि से। कौन सी विधि से है? इसका सही आंसर है कंपनी विधि से। कंपनी विधि से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT को अपील निहित है? धारा 4A, धारा 6A, धारा 5A और धारा 7A। इसका सही आंसर है धारा 5A। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5K या 5A के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के आरंभ होने पर या उसके पश्चात धारा 5 में के अधीन अपील करता है, वह राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अभिकरण को उस अधिनियम से के उपबंधों के अनुसार अपील फाइल कर सकेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 51A B, अनुच्छेद 51A J, अनुच्छेद 51A G, अनुच्छेद 51A K। इसका सही आंसर है ख, अनुच्छेद 51A G। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A G के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। श्री ए को नियंत्रक या निर्णायक ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था। उसने साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल को एक अपील की। बाद में साइबर अपील ट्रिब्यूनल ने आदेश से पीड़ित श्री ए खालिस्तान के अपील
खालिस्तान में अपील कर सकते हैं। किसी भी जिला न्यायालय में, उच्च प्राधिकरण में, केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में। इसका सही आंसर है केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। श्री एक्स जो श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आशित हैं, आईटी अधिनियम के अंतर्गत माना जाएगा। मध्यस्थ, प्रवर्तक, एजेंट, प्राप्तकर्ता, मुख्य धारक। मुख्य धारक इसका सही आंसर है प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 के अनुसार ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख द्वारा प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक द्वारा आश्रित है, किंतु उसके अंतर्गत कोई मध्यवर्ती नहीं है। इनके बीच में अगर कोई एजेंट नहीं है तो। ट्रेड यूनियन में पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? ट्रेड यूनियन में पंजीकरण के लिए आवश्यक सदस्य संख्या कितनी होती है? आंसर है 7। सदस्य संख्या 7 होती है। नियोक्ता द्वारा मुख्यतः पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का ट्वेस्ट और उसके अधिकार का कामगार समझ सके उस भाषा में होना चाहिए। हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, संविधान की 8वीं अनुसूची में निहित भाषा में। ये 8वीं अनुसूची में निहित भाषा में। आंसर है ख, अंग्रेजी में। नियोक्ता द्वारा मुख्यतः पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए ताकि अधिकतर कामगार उस भाषा को समझ सके। एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो, एक दिन में घंटों की संख्या अधिक न हो। आंसर है ख, 3 घंटे से अधिक वो विद्यालय में नहीं पढ़ा सकता। 3 घंटे से अधिक वो विद्यालय में नहीं पढ़ा सकता है। अधिवक्ता अधिनियम 1979 की धारा 3 के अनुसार विधि व्यवसायी अधिवक्ता एक दिन में अधिक से अधिक 3 घंटे के लिए विधि अध्यापक कार्य कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? प्रताप नारायण बनाम वाई.वी. रहेजा, विक्रमादित्य बनाम श्रीमती जामिला खातून, बाबूलाल जैन बनाम सुभाष जैन, श्रीमती पी. पंकजम बनाम बी.एच. चंद्रशेखर। इसका सही आंसर है प्रताप नारायण बनाम वाई.पी. रहेजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है? एफआईआर, याचिका, बीमा कंपनी को समन। याचिका, एफआईआर, बीमा कंपनी को समन। बीमा कंपनी को समन, याचिका, एफआईआर, बीमा कंपनी को समन और याचिका। 23 का क्या? एफआईआर, याचिका और बीमा कंपनी को समन।
जहाँ क्षति वहाँ उपचार का सिद्धांत इनमें स्वीकृत हुआ। विटर बॉटटॉन बनाम राइट, चैंपमैन बनाम पिंक शर्गिल, एशवे बनाम हाइट, रायलैंड्स बनाम फ्लेचर। इसका सही आंसर है एशवे बनाम हाइड। चलिए अगला देखते हैं। ग्लूचेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित ऐतिहासिक केस है? इसका सही आंसर है डेमुसाइन इंजीज पर आधारित एक वाद है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई रुपये खालिस्तान से अधिक राशि की शिकायत का न्यायालय क्षेत्र है। आंसर है 10 करोड़। 10 करोड़। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत धारा 58 राष्ट्रीय आयोग उन परिवादों को ग्रहण करने की अधिकारिता है जिसमें प्रतिफल के रूप में दत्त माल और सेवाओं का मूल्य 10 करोड़ रुपए हो। यानी या तो 10 करोड़ रुपए की सेवा हो, या 10 करोड़ रुपए का माल हो, या 10 करोड़ रुपए का कोई मामला हो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील खालिस्तान को होती है राज्य आयोग, उपभोक्ता प्राधिकरण, राष्ट्रीय आयोग, उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है राज्य आयोग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अनुसार जिला आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश को व्यतीत कोई व्यक्ति ऐसा आदेश की तारीख के 45 दिन की अवधि के भीतर राज्य आयोग को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त है यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक अवधि में भारत में है। यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 180 दिन या उससे अधिक अवधि से भारत में है। यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 181 दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में है। यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 360 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में है। इसका सही आंसर है यदि वह पिछले 182 दिन या उससे अधिक अवधि से भारत में रह रहा है। ठीक है भाई। श्री कपूर ने जनवरी 2021 में रुपये इतने में एक आवासीय मकान बिक्री किया कि उन्होंने यह मकान अप्रैल 2023 में रुपये इतने में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त लाभ के रुपये इतने पर कर निम्नलिखित में से किस शीर्ष के अंतर्गत वसूल किया जाएगा? नंबर क्या? पूंजी लाभ से आय। सही आंसर भी यही है, पूंजी लाभ से, जो पूंजी लगाई थी उसके लाभ से आय। जो टैक्स होता है वो पूंजी लाभ से पर ही लगता है, पूंजी लाभ पर, जो पूंजी लगाए उसके पर जो लाभ होता है। एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है कहलाता है।
अधियोगी, प्रबंधक, निदेशक, अध्यक्ष या प्रबंधक। इसका सही आंसर है क, अधियोगी। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त करने वाला व्यक्ति अधियोगी कहलाएगा। यदि फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को क्रियान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त खालिस्तान को नियुक्त करना चाहिए। सुरक्षा अधिकारी, कल्याण अधिकारी, विकास अधिकारी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सुरक्षा अधिकारी को नियोजित करना चाहिए। अगला देखिए, बी जो एक समाचार पत्र का मालिक है, पेपर में ए की विनती पर सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है। ए प्रकाशन के परिणामों और उससे संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। सी और डी पर मुकदमा चलाया, मुकदमा दायर किया और उसके नुकसान चुकाना और खर्च भी उठाना है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 224 के अवलोकन में निर्णय किया गया। नंबर के ए और बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। ए और सी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है या इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ए, बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। भारतीय संविधान की धारा 224 के अनुसार ए बी को क्षतिपूर्ति के उत्तरदायी नहीं है। 224 धारा 224 में आपराधिक कार्य के लिए अभिकर्ता के नियोजन का दायित्व के विषय में प्रावधान करती है, जहां कि एक व्यक्ति किसी दूसरे को ऐसा कार्य करने के लिए नियोजित करता है जो आपराधिक हो। वहाँ नियोजन उस कार्य के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति के लिए अभिव्यक्त और न विकसित वचन के आधार पर करने का दायित्व है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति जिसे एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम से अभिव्यक्त या निहित प्राधिकार के अंदर खालिस्तान कहलाएगा। उपेजेंट या प्रतिस्थापित एजेंट, एजेंट या उप एजेंट। इसका सही आंसर है ख, प्रतिस्थापित एजेंट। प्रतिस्थापित एजेंट। भारतीय संविधान की धारा 182 में अभिकर्ता यानी एजेंट को परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 191 में उप अभिकर्ता को परिभाषित किया गया है। एक खालिस्तान निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई हो तभी डिग्री उसे मान्य कर सकता है, तभी डिग्री उसे मान्य कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन में या कार्य की स्वीकृति से को लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार के विपरीत हो सकता है। नंबर के अस्थायी, चिरस्थायी, अस्थायी और चिरस्थायी दोनों या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से इसका सही आंसर है चिरस्थायी। सही आंसर है चिरस्थायी। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 37 में स्थायी और चिरस्थायी निषेधाज्ञा को परिभाषित किया गया है तथा धारा 37 फर्स्ट के अनुसार अस्थायी व्यादेश ऐसा होता है जिसमें विनिर्दिष्ट समय तक या न्यायालय के अतिरिक्त आदेश तक बना रहता है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत
विशिष्ट अंचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे खालिस्तान में दिए गए तरीकों से प्राप्त कर सकता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसका सही आंसर है ख, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उबंधित प्रकार से उसका उपभोग कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। जहां बंधन कर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्राप्त करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे तब तक उसके स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में या बंधक राशि की अदायगी में किराया या संपत्ति के अर्जन लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है। यह लेन देन खालिस्तान कहलाता है। सशर्त बंधक, इंग्लिश बंधक, साधा बंधक या भोग बंधक। का सही आंसर है घ, भोग बंधक। भोग बंधक। श्री मनजोत में सर्स सिंह ट्रेडर्स के माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर्स है। फार्म का ऑफिस दिल्ली में है जबकि गोदाम से उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेसर्स सिंह ट्रेडर्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से निम्नलिखित अंतर्राज्य आपूर्ति की है। दिल्ली कर योग्य आपूर्ति रुपये इतनी, पंजाब कर योग्य आपूर्ति रुपये इतनी, उत्तर प्रदेश कर योग्य और कर मुक्त आपूर्ति क्रमशः इतनी, जम्मू कश्मीर और कर योग्य और कर मुक्त आपूर्ति क्रमशः रुपये इतनी। ठीक है भाई। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर देखिए आगे इसमें दिया गया है थोड़ा सा। श्री मनजोत ने जीएसटी के अंतर्गत किस राज्य से में पंजीकरण लेने की आवश्यकता है? दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश या केवल दिल्ली? का सही आंसर है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसका सही आंसर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्रथम जीएसटी स्लैब रखा गया है इतने 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 और इनमें। इसका सही आंसर है ग, 0 से 5%, 12% और 28%। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित परक्राम्य लिखित नहीं है? वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक या बिल्डिंग रसीद? तो सही आंसर है घ, बिल्डिंग रसीद। परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत बिल्डिंग रसीद को परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 4 में वचन पत्र, धारा 5 में विनिमय और धारा 6 में चेक को परिभाषित किया गया है। ठीक है भाई। ये अगला देखते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केस के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है? संघ में नौसेना, सेना,
वायुसेना और सशस्त्र बलों से संबंधित सामरिक उद्देश्य हेतु। ठीक है भाई, सामरिक उद्देश्य हेतु। जल एकत्रीकरण और जल संरक्षण संरचनाओं, स्वच्छता और परियोजनाओं के लिए, परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए प्रोजेक्ट, खेल, स्वास्थ्य देखभाल, प्रवासन, परिवहन, अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए परियोजना। ठीक है, इसका सही आंसर है घ। इसका सही आंसर है घ। 1, 2, 3 और 4 सभी के लिए भूमि अर्जित कर सकती है, भूमि अधिग्रहण कर सकती है। चलिए आगे चलते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है खालिस्तान के अलावा कोई भी व्यक्ति समुचित सरकार द्वारा नियंत्रण या समुचित सरकार द्वारा पूर्णतः आंशिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों का संघ, ट्रस्ट या सोसाइटी, या सभी। इसका सही आंसर है घ, सभी। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेड मार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है? पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल, कॉपीराइट डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल, पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल, कॉपीराइट डिजाइन और ट्रेडमार्क का डायरेक्टर जनरल। ठीक है, इसका सही आंसर है कि पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। निम्नलिखित में से कौन सा या से एफआईआर का या के प्रकार नहीं है? कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन या ऐतिहासिक संकेत, इसका सही आंसर है ऐतिहासिक संकेत। निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित किया गया कि अवयस्क के साथ संविदा शून्य है? नंबर क, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक्स बाल कंपनी, चिनचैया बनाम रामैया, मोहोरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष, हार्वे बनाम फेची। इसका सही आंसर है ग, मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष। 1903 में यह वाद ब्री काउंसिलिंग के वाद का अवलोकन है इसमें। ठीक है भाई। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा से घोषणात्मक डिग्रियां के संबंध में सही है? उक्त अधिनियम की धारा 34 इससे संबंधित है। यह विवेकाधीन प्रकृति का है। गैर दोनों। उक्त अधिनियम की धारा 34 इससे संबंधित है, विवेकाधीन प्रकृति है। घ, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ग। इसका सही आंसर है ग, दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1985 में कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विषय विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़े गए? 51वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन,
53वें संविधान संशोधन या 54वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका सही आंसर है ख 52वें संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से वाद में उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि एक संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार को भंग करता है तो वह शून्य अमान्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है भाई, घोषित किया जा सकता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसका सही आंसर है गोलक बनाम पंजाब राज्य। गोलक बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1967 SC 1643 के वाद है। भारत में समान नागरिक संहिता क्या मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सरकारी नीति या संवैधानिक अधिकार? का सही आंसर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।